जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों यूनिट 7 साइंस एंड टेक में हम पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने एयर पॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन और नाइट्रोजन पॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। ये सेकेंड पार्ट है, इसका एक पार्ट और लाया जाएगा बिकॉज इन्वायरमेंट जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका प्रीलिम्स हो गया, आपका मेंस हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया, सब चीज़ के लिए इन्वायरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती हैं बिकॉज आजकल हम लोग जो एग्ज़ाम का पैटर्न देख रहे हैं वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा चल रहा है। मतलब आपका थ्योरेटिकल चीज़ जो आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, मतलब जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में बात आजकल नहीं कर रहे हैं। आजकल हम बात कर रहे हैं कि आगे क्या क्या हमारी लाइफ में इफेक्ट होने वाला है उसके बारे में। तो उसमें पॉल्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो इसको आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जाकर उसे सब्सक्राइब कर लिया, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। MPPSC के यूनिट 7 के लिए इससे बेस्ट चैनल आपको मिलने वाला नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस यूनिट 7 के वीडियो देखने के बाद यूनिट 7 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप MPPSC, UPSC, UPPSC जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो आशा करो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करें नॉइज पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन हमने खत्म कर लिया था, हम बात करें नॉइज पोल्यूशन की। तो नॉइज पोल्यूशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अनवांटेड और एक्सेसिव साउंड दैट कैन हैव डिटेरियस इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट क्वालिटी। तो कोई भी अनवांटेड मतलब एक लिमिट से ज़्यादा, जो हमारी बॉडी है वो एक लिमिट से ज़्यादा चीज़ों को सहन नहीं कर सकती है। तो ऐसी चीज़ जो हमारे कान को अच्छी ना लगे, हमारे हेल्थ के लिए अच्छी ना हो, ठीक है, और जो अनवांटेड हमारे लिए ज़रूरी भी ना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, आपका नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आपको, ऐसी कोई भी आवाज़, ऐसी कोई भी साउंड जो एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमारे जो हमारा कान है, ठीक है, वो कितना सुन पाता है। ठीक है, तो करीब अगर हम बात करें तो 20 डेसिबल्स के आसपास से 20,000, माफ़ कीजिएगा, ये हर्ट्ज में हम बात करें 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ये सुन पाता है। तो हम जब इंटेंसिटी मेजर करते हैं तो इंटेंसिटी हम मेजर करते हैं डेसिबल में। ठीक है, इसमें मेजर करते हैं, देखिए दो चीज़ होती है, एक होती है फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी को हम लोग मेजर करते हैं हर्ट्ज में, ठीक है, और एक होती है तीव्रता हमने अपने की इकाई। तो नॉइज की तीव्रता हम लोग किस में करते हैं, डेसिबल में। और अगर हम बात करें कि हमारा जो लेवल है सहन करने का, ठीक है, तो 45 डेसिबल के आसपास जो है हमारा, जो हम लोग सहन कर सकते हैं। ठीक है, तो अनवांटेड और एक्सेसिव साउंड बात कर लिया, जो हमारे हेल्थ के लिए और कान के लिए अच्छा जरूरी नहीं है, वो हमारा नॉइज पोल्यूशन हो गया। नॉइज पोल्यूशन इज कॉमनली जनरेटेड इनसाइड मेनी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज एंड सम अदर वर्क प्लेस, बट इज ऑल्सो कम फ्रॉम हाईवेज, रेलवेज, एयरप्लेन ट्रैफिक एंड अदर आउटडोर कंस्ट्रक्शन। नॉइज मतलब शोर, शोर कहीं से भी आ सकता है, फैक्ट्री में जो काम हो रहा है उसमें जो मशीनें चल रही हैं उससे आ सकता है, रेलवे की जो साउंड है, इतनी सारी रेलवे चल रही, इतनी सारी ट्रेनें चल रही उनसे आ सकता है, इतने ज़्यादा एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन्स उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, उनकी जो आवाज़ है, हाईवे में कितने ज़्यादा हॉर्न बजते हैं, कितनी ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ आ रही, तो ये सब जो है नॉइज पोल्यूशन में आता है। हाउ एवर एक्सपोज टू एक्सेसिव नॉइज कैन अफेक्ट योर हेल्थ एंड डैमेज हेयरिंग, हार्मफुल और एनोइंग लेवल ऑफ नॉइज एंड कंसिडर नॉइज पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो आप सबसे पहली बात तो ये आपके ईयर्स को, ठीक है, जो आपकी सुनने की क्षमता है कान की, उसको खत्म कर देगा। ठीक है, और धीरे धीरे आपके हेल्थ पे भी इफेक्ट डालेगा। ठीक है, नॉइज इज ए मेजर टर्म ऑफ डेसिबल्स एज पर WHO हैज प्रिस्क्राइब्ड ऑप्टिमल नॉइज लेवल एट 45 डेसिबल बाई डे एंड 35 डेसिबल नाइट। मतलब हमारी जो सुनने की क्षमता है, जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी हेल्थ को, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें लिखिए। आप अगर हमारे चैनल को देख रहे हो, हमारे वीडियो को, तो आपको पता है कि हम इसे ग्रीन में हाईलाइट कर देते हैं, या तो उसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बता देते हैं। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी सुनने की क्षमता क्या डिसाइड की गई है। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया है कि 45 डेसिबल, 45 डेसिबल जो है वो आपकी सुनने की क्षमता है दिन में, और 35 डेसिबल जो है रात में। ठीक है, रात में एक्चुअली साउंड कम होता है, ठीक है, इसलिए इसको 35 डेसिबल बोला गया, और दिन में बहुत सारे साउंड एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इसलिए 45 डेसिबल। तो ध्यान रहेगा, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ देखिए आपका दे दिया गया है, ठीक है, सोर्स दिया गया है, इंटेंसिटी दिया गया, सोर्स इंटेंसिटी करके दिया गया है कि आपका किससे कितने ज़्यादा साउंड आती हैं।
ठीक है। तो हम क्वाइट कन्वर्सेशन जब हम धीरे धीरे बात करते हैं आपस में, ठीक है, जेंटल बात करते हैं, तो 20 से 30 डेसिबल जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। लाउड कन्वर्सेशन में कोई लड़ाई करता है, कुछ करता है, तो वो भी आपकी 60 डेसिबल पहुंच जाती है। सोचिए वो नॉइज पोल्यूशन हो गया। लॉन मोवर, लॉन में जो गाड़ियां चलती हैं वो आपकी 60 to 80 हो गया। एयरक्राफ्ट, जहाज की नॉइज देखिए 90 से 120 डेसिबल तक। बीट म्यूजिक जो चलता है 120 डेसिबल से ज़्यादा कान में आपको हेडफोन लगा के नहीं सुनना चाहिए, सुनना है तो धीरे आवाज में सुनिए। मोटरसाइकिल के बाद भी 105 डेसिबल। रेडियो म्यूजिक जो हम लोग 50 से 60 डेसिबल, ये हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेन कर सकते हैं। ट्रैफिक नॉइज 60 to 90 डेसिबल होती है। हैवी ट्रक 90 to 100 होती है। स्पेस व्हीकल जो होती है 140 179 होती है। जेट इंजन 140 होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझाने के लिए दे दिया गया कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगर हम बात करें कि नॉइज पोल्यूशन का हमारी लाइफ में क्या इंपैक्ट होता है, तो सबसे पहली बात है हाइपरटेंशन। ठीक है, अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन कॉस्ट इलेवरेट ब्लड लेवल फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर जो होता है ना, बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, आप देखते होंगे जब भी कोई बहुत ज़्यादा आप एग्जाम्पल लीजिए कि आप सो रहे हैं, ठीक है, आप गहरी नींद में हैं और गहरी नींद में आपके पास कहीं पे कोई पटाखा फूट जाए या कोई बर्तन तेज से गिर जाए तो आप कैसे एकदम डर जाते हैं, आपका हार्ट बीट तेज हो जाती है। वही तो हाइपरटेंशन है ना। ठीक है, इसके बाद हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस मतलब सुनने की क्षमता। ठीक है, आवाज़ ज़्यादा तेज होगी तो आपकी सुनने की क्षमता, क्योंकि अगर ह्यूमन बॉडी को देखें तो हर चीज़ एक लिमिट में ही है। ठीक है, उससे ऊपर अगर चीज़ आएगी तो वो हमारे लिए नुकसान करेगी। तो डायरेक्टली कॉज बाय नॉइज पोल्यूशन जो होता है, वेदर लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक इन योर हेडफोन और बीइंग एक्सपोज टू लाइव ड्रिलिंग नॉइज एट वर्क, हैवी एयर, यही बता रहा है कि कहाँ कहाँ से आपको हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अराउंड 140 डेसिमल आपका नॉइज लेवल पहुंच जाता है डेंजरस आपके लिए। 140 डेसिमल के बाद आप एकदम बहरे हो जाएंगे। ठीक है, 120 डेसिमल बच्चों के लिए। ठीक है, जबकि सुनने की क्षमता हमारी 45 डेसिमल है, लेकिन फिर भी कुछ लेवल तक सह सकता है। लेकिन अगर 140 डेसिमल से 120 डेसिमल पहुंच गया तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। स्लीप डिस्टर्बेंस, सोने का आपका, क्योंकि सो नहीं पाएंगे अगर कोई चीज़, आप कभी भी देखिएगा फिर रात में आपकी नींद नहीं पूरी होती ना, तो आपका पूरा दिन जो होता है बहुत ही बेकार निकलता है। ठीक है, तो स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका आवाज़ आ रही है, शोर आ रही है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि चिल्ड्रन का भी एक लिखी लेवल है। ठीक है, और इन सब चीज़ों से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हाइपरटेंशन बढ़ेगा। ठीक है, तो चिल्ड्रन अपियर टू बी मोर सेंसिटिव टू नॉइज पोल्यूशन एंड ए नंबर ऑफ नॉइज पोल्यूशन रिलेटेड डिसीज एंड डिसफंक्शन आर नोन टू अफेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम हियरिंग इम्पेयर टू द साइकोलॉजिकल एंड, मतलब आपका साइकोलॉजिकल फिजिकल ये सब हो जाता है। तो ये थोड़े इम्पैक्ट डाल दिए गए हैं। वेरियस कार्डियोवैस्कुलर डिसफंक्शन की बात करें तो हार्ट से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम्स जो हो जाती हैं। ठीक है, हार्ट बीट आपकी बढ़ जाती है, जो एग्जाम्पल आपको दिया गया। उसके बाद डेमेंटिया, ठीक है, या डेमेंटिया इसको पढ़ लीजिए। इजेंट नेसेसरी कॉज्ड बाय नॉइज पोल्यूशन बट इज ऑनसेट कैन बी फेवर्ड और कंपाउंड बाय नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद बात करें साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन और नॉइज अनॉयंस, इट इज फंक्शन फैक्ट एक रिकॉग्नाइज नेम फॉर एन इमोशनल रिएक्शन दैट कैन हैव एन इमीडिएट इफेक्ट। तो साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन की अगर बात करें, ठीक है, कैसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे नॉइज जो होती है ना, आपको क्या करती है, अट्रैक्ट करेगा। अगर आप ज़्यादा तेज कहीं शोर हो रहा है, लाई हो रही है, तो आपको ज़्यादा वहाँ पहुँच जाएंगे ना, तो आपकी साइकोलॉजी, आपका दिमाग भी उस तरह से चलने लगता है। तो साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन की बात करें। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन का हमारे जीवन में तो है ही है नुकसान। वाइल्ड लाइफ जो होता है, मतलब आपके जंगली जानवर जो सब होते हैं, या मरीन लाइफ जो लोग जो जानवर जो पानी में रहते हैं, मछलियाँ हो गई, मगरमच्छ हो गए, और भी छोटे छोटे जो आपके जानवर होते हैं जो आपके इसमें रहते हैं, किसमें, आपके पानी में रहते हैं, उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तार ओशियन आर नो लॉन्गर क्वाइट, जैसे पता है आपको ओशियन में भी बहुत ज़्यादा शोर आजकल होने लगा है, क्योंकि बहुत सारी आपकी पनडुब्बियाँ चलती हैं, बहुत सारी आपकी शिप चलती हैं, तो इसलिए थाउजेंड्स ऑफ ऑयल ड्रिल्स, ऑयल को निकालने की ड्रिलिंग होती है। सोनार, साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो हम बात करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो बात करते हैं, सिस्मिक सर्वे डिवाइसेज आपकी लगा दी गई जो आपके भूकंप को पता करने के लिए। कोस्टल रिक्रिएशन वाटरक्राफ्ट एंड शिपिंग व्हीकल, बहुत सारी शिप चल रही हैं जो आपकी है, तो वो आपके क्या करती हैं, वो आपका नॉइज पोल्यूशन कर देती है, किसमें, आपका पानी वाली जो जगह होती है, समुद्र हो गया आपका, नदियाँ हो गई, उसमें भी। तो वेल आर अमंग द मोस्ट अफेक्टेड, क्योंकि एज देयर हियरिंग हेल्प देम ओरिएंटेड देमसेल्फ, फीड एंड कम्युनिकेट। एक्चुअली वेल जो काम करती है ना, ठीक है, वो अल्ट्रासाउंड पे काम करती है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड ये एक तरह की रेज निकालती है, और वो रेज से ही अपना वो रेज, जब देखिए अल्ट्रासाउंड रेज पे कैसे काम करती है कि जब ये कोई साउंड की, एक बहुत हाई साउंड की रेज निकालती है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड, तो ये क्या करती है, जब इसके सामने कोई मतलब इसका कोई कीड़े मकोड़े आ जाए, एक आ जाए, तो वो अल्ट्रासाउंड रेज जाती है, उससे टकरा के वापस आ जाती है। इसको वेल को पता चल जाता है वो कितने डिस्टेंस पे है, फिर उस पर अटैक करती है। तो वेल आर द अमंग मोस्ट अफेक्टेड एज दे आर हेल्प देम ओरिएंटेड देमसेल्फ, फीड एंड कम्युनिकेट। नॉइज पोल्यूशन दस इंटरफेयर विद द सेटासिन्स, वेल्स एंड डॉल्फिन फीडिंग हैबिट जो होती है, इनको
क्या बोलते हैं, सेटासिन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनको फीडिंग हैबिट्स में, रिप्रोडक्टिव पैटर्न में और माइग्रेशन रूट में दे कैन हैव कॉज हेमरेज हो जाता है, डेथ हो जाती है। सोचिए, इनका भी, इंसान की तो होती है, इसके अलावा जो आपके पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको भी बहुत नुकसान पड़ता है। अदर देन मरीन लाइफ, लैंड एनिमल आल्सो अफेक्टेड बाय नॉइज पोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रैफिक, फायर क्रैकर्स एंड बर्ड्स आर स्पेशली अफेक्टेड। आप लोग देखते होंगे जब किसी जानवर के पास पटाखे फोड़ दिए जाते हैं कैसे किस तरह से भागते हैं वो, तो उनकी बॉडी, क्योंकि हर जो जीने वाली चीज़ है, जो जीवित चीज़, लिविंग थिंग्स है, उनको इस चीज़ से इफेक्ट होने वाला है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा वाटर पॉल्यूशन की, ठीक है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉइज पोल्यूशन का तो आपको उतना नहीं पूछा जाएगा, कभी कुछ डेसिबल पूछ लिया गया, लेकिन वाटर पोल्यूशन की अगर थोड़ी सी हम बात करें, ठीक है, जो आपका जल प्रदूषण होता है, ठीक है, जल प्रदूषण की अगर बात करें तो वाटर पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ नेचुरल वाटर प्रेजेंट इन लेक, रिवर, स्ट्रीम्स, ओशियन एंड ग्राउंड वाटर ड्यू टू इनफ्लो और डिपोजिशन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो वाटर पोल्यूशन का अगर सिंपल डेफिनेशन समझे तो किसी भी पानी में, जो आपका नहर का पानी हो, आपका क्या कहते हैं, पॉन्ड, तालाब का पानी हो, झील का पानी हो, ठीक है, नदी का पानी हो, तालाब, और इसके बाद अगर बात करें कि सागर का पानी हो, तो अगर इसी पानी में कोई भी चीज़ जो गंदी चीज़ है, ठीक है, वो अगर बह के चला जाए तो उसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट। इन सिंपल डेफिनेशन अगर समझें इसकी तो एनी मॉडिफिकेशन और चेंज इन द केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट कैन कॉज एंड हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस ऑन लिविंग थिंग्स एंड एनवायरनमेंट इज नोन वाटर पॉल्यूशन। तो मतलब जो सिंपल जो वाटर है, ठीक है, उसका जो केमिकल है, उसमें जितने केमिकल जरूरी हैं, जो न्यूट्रिएंट्स जरूरी है वो हैं, उसमें अगर थोड़ा बहुत चेंजेज हो जाए, मतलब कि उसमें कोई चीज़ बह के आ गई, उसमें नाइट्रेट घोल दिया, फ्लोराइड घोल दिया, तो वाटर जो है उसको क्या कहेंगे, पॉल्यूटेड कहेंगे। तो सिंपल जल प्रदूषण आप समझ सकते हैं ना हिंदी में। जल प्रदूषण मतलब पानी गंदा होना। गंदा होना मतलब उसमें कोई भी चीज़ ऐसी हार्मफुल चीज़ आके मिलेगी, ठीक है, जो उसको गंदा कर देगी, या तो कलर काला कर देगी, या उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसको गंदा कर देगी, जहरीला बना देगी, तो वही वाटर पोल्यूशन। तो पॉल्यूटेड वाटर नॉट ओनली डज दिस स्पेल डिजास्टर एंड एक्विटिक सिस्टम, द पॉल्यूटेंट्स ऑल्सो सीप थ्रू द रीच द ग्राउंड वाटर विच माइट एंड अप ऑन द हाउस होल्ड एज कंटामिनेटेड और यूज। सोचिए कि वाटर पोल्यूशन होने से क्या नुकसान है। अगर हम बात करें वाटर पोल्यूशन उस नुकसान है जिस, देखिए, आपका कोई भी पानी, ठीक है, नदी का पानी हो जाए, नहर का पानी हो जाए, तालाब का पानी, अगर गंदा हो जाएगा ना, वही पानी आपका रिस्क कहाँ चला जाता है, पानी के अंदर, जमीन के अंदर। वही आपका पानी कहाँ चला जाता है, जमीन के अंदर, लैंड के अंदर चला जाता है। और वही पानी तो हम लोग यूज करते हैं अपने घर में, पावर सप्लाई हो या तो आप हैंड पंप लगाते हैं, मोटर लगाते हैं, वही पानी, तो वो पानी हमारे क्या करेगा, हमें मिलेगा पीने के लिए, और उससे क्या होगा, हमें दिक्कत होगी, हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बीमारियाँ होंगी। यूनाइटेड नेशन ने एस्टिमेट किया है करीब 4000 बच्चे जो है ना, वो आपका गंदा पानी पीने से मर जाते हैं हर साल या हर दिन, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में करीब 4000 बच्चे सिर्फ गंदा पानी पी, ये तो यूएन की ये एस्टिमेट। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मरते होंगे, अफ्रीका साइड तो बहुत ही ज़्यादा मरते होंगे। वाटर पोल्यूशन की अगर बात करने की कारण क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले बात करें इंडस्ट्रियल की, ठीक है। इंडस्ट्रियल से जो भी गंदा चीज़ निकलती है, ठीक है, जहाँ इंडस्ट्री का मतलब आप समझिए फैक्ट्री, जहाँ पे कोई चीज़ बन रही है, तो वहाँ का जो गंदा पानी निकलता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। जैसे आपका फार्मास्यूटिकल रेसिड्यू होता है, फार्मास्यूटिकल मतलब दवा बनाने वाली चीज़ों, जो कंपनियां, उससे जो निकलेगा पानी, डाइज जो निकलती हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद जैसे हेयर डाई हो गई आपकी, और जो कलर करने वाली चीज़ हो गई, उनसे जो गंदा पानी निकलता है। मेटल्स जहाँ पे हो रहा है, मेटल माइनिंग हो रही है, कुछ भी हो रही है, वहाँ पे रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट बिफोर डिस्चार्जिंग वॉश, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उनको ये पानी अगर घुस जाएगा तो हमें वही पानी हम बाद में पियेंगे और हमें दिक्कत हो जाएगी। सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस की अगर बात करें तो जैसे होता है ना कि गंगे में नहाया जाए तभी आपको शुद्ध होंगे, तो ये सब एंथ्रोजोनिक एक्शन है। एंथ्रोजोनिक मतलब होता है मैन मेड, जो इंसान प्रोड्यूस करता है, प्राकृतिक नहीं, जो इंसान के द्वारा दिक्कत होती है उसको एंथ्रोपोजेनिक बोल देते हैं। तो उसमें आपका इमर्सन ऑफ फ्लोर, आटा डाल दीजिए, मछलियाँ खाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। तेल चढ़ा दीजिए पानी में, साबुन से नहाइए, उसमें राख डाल दीजिए, डिटर्जेंट, उसमें कपड़ा धोइए, फ्लोरल ऑफरिंग कीजिए, आप मतलब फूल डालिए उसके अंदर, मास बाथिंग, बहुत सारे लोग कुंभ में एक साथ नहाते हैं, तो इन सब से भी क्या होता है, आपका वाटर पोल्यूशन होता है। उसके बाद बात करें यूज ऑफ डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर, तो आप डिटर्जेंट में आपको पता है फॉस्फेट सॉल्ट होता है, डिटर्जेंट या साबुन आप लोग यूज करते हैं तो फॉस्फेट होता है, और फॉस्फेट जब जाता है तो आपका, इसके बाद हम बात करें यूट्रीफिकेशन, हमने बात की है इसके पहले इसकी यूट्रीफिकेशन की हमने बात कब की है, इन्वायरमेंट जब पढ़ रहे थे। तो इन्वायरमेंट में यूट्रीफिकेशन जब फॉस्फेट जाएगा तो हर चीज़ की अति जो होती है ना, अति,
सर्वत्र वर्जित। अति जो होती है वो हमेशा नुकसान करती है। जो फॉस्फेट पानी में जाएगा तो पानी में रहने वाली जो प्लांट्स हैं जिसको फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स बोल देते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं छोटे छोटे एल्गी होती हैं, ठीक है, छोटे छोटे हरे हरे पौधे देखते हैं ना आप, तो उनको ज़्यादा ये मिलेगा, उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अगर मिलेगा तो क्या करेंगे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। और जब प्लांट्स ज़्यादा बढ़ने लगेंगे तो उनकी क्या होगी, उनको ऑक्सीजन चाहिए होगा। हर प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन, फूड बनाने के लिए। तो ऑक्सीजन जब चाहिए होगा तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है, डीओ, ठीक है, पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है वो ये खींच लेंगे। जब ये वो ऑक्सीजन खींच लेंगे तो पानी में क्या होगा, वाटर जो है उसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जब वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वाटर में रहने वाले जीव जंतु जो हैं वो क्या होंगे, ऑक्सीजन को मिल नहीं पाएगा, मर जाएंगे। और दूसरा, ये इतनी एल्गी इतनी बढ़ जाएगी कि पानी के ऊपर पूरी तरह से फैल जाएगी। जब पानी के ऊपर पूरी तरह से फैल जाएगी तो सनलाइट जो है वो पूरी अंदर भी नहीं जा पाएगी, और जो जानवर जिनको सनलाइट की जरूरत होती है, नीचे रहने वाले छोटे छोटे प्लांट्स जिनको जरूरत होती है, वो सब मर जाएंगे। ठीक है, तो फॉस्फेट का ये नुकसान हो गया। ये देखिए यूट्रोफिकेशन की डिफिनेशन यहाँ दे दिया, डिप्राइव द वाटर ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन कॉजिंग द डेथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। यूट्रोफिकेशन हम थोड़ा सा फिर समझ लेते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। समझिए कोई तालाब है, ठीक है, ये क्या है, कोई तालाब है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे पौधे होंगे, छोटे छोटे, ठीक है, पौधे, प्लांट्स, एल्गी होंगे। तो जब भी कोई मिनरल्स जो है इंडस्ट्री से बह के आएगा, तो इंडस्ट्री से बह के तो इस पानी में घुलेगा। जैसे ही इस पानी में घुलेगा तो इस पानी की न्यूट्रिएंट्स क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। सपोज इसमें पहले सपोज 100 ग्राम फॉस्फेट था, अभी इसमें 200 ग्राम फॉस्फेट हो गया। फॉस्फेट हो जाएगा तो जैसे फॉस्फेट हमारे शरीर को जरूरी है, तो अगर ओवर फॉस्फेट हो जाएगा तो हमारा जो पेड़ पौधे वो ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगे। जब ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगे तो पूरा फैलने लगेंगे ये ऊपर, पानी के ऊपर, ठीक है। फैलने लगेंगे तो दो चीज़ें होंगी, पहला तो ये ऊपर से आने वाली सनलाइट जो है उसको रोक देंगे, नीचे नहीं जा पाएंगे, और नीचे रहने वाले जीव जंतु या पौधे जिनको जरूरत है सनलाइट की वो मर जाएंगे। दूसरा क्या करेगी, ये पौधे हैं, इनको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और ये जो पानी के अंदर चीज़ें रहती है ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है वो लेती हैं। तो ये जब लेने लगेंगी तो क्या होगा, पानी में ऑक्सीजन का, सपोज आप समझिए कि पहले 10 लीटर ऑक्सीजन थी पानी के अंदर, तो अगर 9 लीटर यही ले लेंगे, वो 1 ही लीटर बचेगा, तो कितने जानवर सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो यही जो कंडीशन उसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। ओवर न्यूट्रिएंट्स ऑफ वाटर जो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लोग मर जाते हैं। उसके बाद बात करें एग्रीकल्चर रन ऑफ। एग्रीकल्चर रन ऑफ मतलब खेत में जो हम लोग यूरिया डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं या कीटनाशक डालते हैं, वो जब बह के क्या होता है, जब आता है तो वो पानी में मिल जाता है। जब पानी में मिलेगा तो सेम चीज़ होगा, एक या तो उसकी पानी की उर्वरक न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे तो यूट्रिफिकेशन हो जाएगा, या तो अगर गंदी चीज़ आई है तो वो हमें क्या करेंगे, नुकसान करेंगे, ठीक है। तो जैसे और उसको बाद में क्या होता है, ग्राउंड एब्जॉर्व करता है, वो हमारी जहरीली हो जाती है, ठीक है। जिसमें जैसे आपका पेस्टिसाइड, कीटनाशक जो होता है, सेडिमेंट, सॉइल पार्टिकल्स जो होता है, न्यूट्रिएंट्स जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम हम लोग डालते हैं, ठीक है, जिसको यूरिया आप लोग कहते हैं। और जो आपके मेटल्स होते हैं वो सब जो बह के आएंगे वो नुकसान करेंगे। इसके अलावा बात करें माइनिंग एक्टिविटीज़, कहीं पे माइनिंग अगर हो रही है तो उसका, सपोज एल्यूमिनियम की माइनिंग हो रही है तो एल्यूमिनियम जब माइनिंग होगा तो एल्यूमिनियम वहाँ छोटा सा टूट जाएगा, और जब पानी बहता हुआ आएगा तो उनको लेता हुआ पानी में घोल देगा, तालाब में या नदी में, तो वो नुकसान करेगा। मैरिन डंपिंग जो होता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं कि पानी में फेंक देते हैं। आप लोग देखते होंगे कि समुद्र के किनारे बहुत सारी गंदगी फैल जाती है। एक्सीडेंटल लीकेज मरीन पॉल्यूशन, जैसे कहीं पे कोई चीज़ से, कोई मरीन के पास से कोई पाइपलाइन जा रही है, जैसे आपकी ये सब जाती गैसियस पाइपलाइन जाती है एलपीजी की, तो ये सब जो जाती है, तो ये जब होगी, लीक हो गई तो पानी के अंदर चली जाएगी, उसकी गैस होगी और लोग, उसमें रहने वाले जानवर, पेड़ पौधे मर जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होता है, यूरेनियम होता है, ये सब होता है, ठीक है। तो ये इनकी वजह से होगा। तो अगर बात करें पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडी बाई मरकरी, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर आप लिख लीजिए, ठीक है। वैसे ग्रीन है तो आपको समझ जाना चाहिए। तो पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज बाई मरकरी, ठीक है, दो चीज़ पूछता है, मिनामाटा रोग किसकी अधिकता से होता है, ठीक है। मिनामाटा रोग किसकी वजह से होता है, तो आप ध्यान रखें, मरकरी, पारा। मिनामाटा एक जगह है एक्चुअली जापान में, ठीक है, वहाँ सबसे पहले ये रोग फैला था, इसलिए उसको मिनामाटा रोग बोल देते हैं। तो पारा, ठीक है, ये जब बॉडी में चला जाता है ना तो आपका मिनामाटा रोग हो जाता है, ठीक है। और फिशेज में क्या हो जाता है, ड्रॉप्सी कहते हैं उसको। इंसानों में उसको मिनामाटा कहते हैं, और फिश में क्या कहते हैं, उसको ड्रॉप्सी कहते हैं। इसके अलावा लेड जो होता है वो डिस्प्लेक्सिया कर देता है। कैडमियम जो होता है इटाई। तो ध्यान रखिएगा, ये जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2019 MPPSC में ही पूछे गए थे, ठीक है। क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको बाद में जब ये अवेलेबल कराऊंगा ना आपको, क्या कहते हैं, क्वेश्चन बैंक, तो उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, मरकरी,
मिनामाटा MM ध्यान रख लीजिए, और कैडमियम वाला इटाइटाई। ये दो रोग आपको ध्यान रखना। डिस्लेक्सिया आप नहीं याद रखें कोई बात नहीं, लेकिन कैडमियम में इटाइटाई और मिनामाटा मरकरी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद बात करें वाटर पोल्यूशन का सोर्स क्या है, कैसे वाटर पोल्यूशन होता है। तो इसके अलावा अगर वाटर पोल्यूशन को डिवाइड करें तो हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक तो पॉइंट सोर्स होता है, एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन को किस तरह से डिवाइड करते हैं, एक तो पॉइंट सोर्स की वजह से डिवाइड करते हैं, एक नॉन पॉइंट सोर्स की। तो पॉइंट सोर्स क्या होता है, व्हेन कंटामिनेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द सिंगल सोर्स इट इज कॉल्ड अ पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। पॉइंट सोर्स पोल्यूशन कैन इंक्लूड ऑन साइट सेप्टिक सिस्टम, जैसे आपका सेप्टिक टैंक होता है, जो आपका गटर होता है, ठीक है, उससे गंदगी अगर हो रही है। लीकी टैंक, कोई गटर लीक कर रहा है या कोई टैंक लीक कर रहा है। पाइपलाइन, जिसमें पेट्रोलियम बह रहा है पानी के अंदर से ऐसे निकाला जाता है, वो लीक कर रहा है। म्यूनिसिपल लैंडफिल्स, ठीक है, गंदा ये आपका जो नगर पंचायत होता है उसका जो गंदा पानी घुस जाता है। लाइव स्टॉक वेस्ट मतलब हो गया जो आपका जानवरों के वेस्ट होते हैं, जिनकी मतलब क्या टॉयलेट होता है, ये सब होता है, वो बह जाता है। इंडस्ट्रियल फैक्ट्री का जो होता है। म्यूनिसिपल सीवेज सिस्टम जो होता है आपका, ठीक है, सीवेज सिस्टम जो आपका गटर वाला सिस्टम होता है, ठीक है। इवन प्लांट्स जो आपके होते हैं, प्लांट्स का मतलब फैक्ट्री हो गई, तो वो सब आपका पॉइंट सोर्स कहलाता है। ध्यान रहेगा, पॉइंट सोर्स मतलब जिसका सोर्स एक हो। नॉन पॉइंट सोर्स क्या होता है, जो आपका डिफ्यूज बहुत सारे सोर्सेस, जैसे आपका ये सिंगल सोर्स से नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक्सेस फर्टिलाइजर। आप तो खेत में डाल रहे हैं ना एक्सेस फर्टिलाइजर, लेकिन क्या हो रहा है, वो बह के जा रहा है। तो आपने इसका, आपका ये मकसद नहीं था, मतलब आपका वो सिंगल सोर्स से नहीं आ रहा है। उसके बाद बात करें हर्बिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड फ्रॉम एग्रीकल्चर, वही आपका एग्रीकल्चर लैंड से जो आप कीटनाशक डालते हैं रेसिडेंशियल एरिया में। उसके बाद ऑयल, ग्रीस एंड टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम अर्बन रन ऑफ एंड एनर्जी प्रोड्यूशन, ठीक है। तो इसकी वजह से सेडिमेंट फ्रॉम द इंप्योरिटी कंस्ट्रक्शन साइट्स, क्रॉप एंड फॉरेस्ट लैंड एंड इरोडिंग स्ट्रीम बैंक, ठीक है। तो ये है दो टाइप का है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको भाई मेंस अगर है तो आपसे जरूर पूछा जाएगा। प्रीलिम्स में अगर पूछ ले तो आप इसका आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन की, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसकी बात करें तो डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, जिसको हम डीओ की अभी तक बात कर रहे थे, ठीक है। टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन में सबसे नंबर आता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन इज मेजर द अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल इन रिवर सिस्टम। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वाटर वेस्ट इन वाटर डिक्रीज द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द वाटर। डिजॉल्व ऑक्सीजन बिलो 8 ppm indicate pollution and below 4 ppm indicate heavy pollution. In unpolluted water DO should be about 14 ppm। मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन का मतलब हुआ कि किसी वाटर में, किसी वाटर बॉडी के पानी में, मतलब तालाब में हो गया, नदी में हो गया, झील में हो गया, कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है किनके लिए, उसमें जो जीव रह रहे हैं या उसमें जो प्लांट है, ठीक है। तो जब इसमें वेस्ट आएगा तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन या तो आपका उसके साथ रिएक्शन करके कुछ बना लेगा, जैसे आपका नाइट्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड उसके साथ बना लेगा। कार्बन आ रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। तो या तो उनसे ही वो बना लेगा, या तो जो आपको बताया गया यूट्रिफिकेशन जो बताया गया कि जिसकी वजह से ओवर क्या करेंगे, जब बहुत ज़्यादा प्लांट्स फैल जाएंगे और बहुत ज़्यादा प्लांट्स फैल जाएंगे तो ऑक्सीजन लेने लगेंगे, तो उनके लिए ऑक्सीजन कम बचेगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 14 ppm 14 पार्ट पर मिलियन जो है सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। 14 पार्ट पर मिलियन अगर आपका ऑक्सीजन है वाटर में तो उसको अच्छा माना जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको बीओडी हम लोग कह देते हैं, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें बताया आपको, ध्यान से पढ़िएगा। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की अगर बात करें तो बीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया और अदर एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हाइल डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर अंडर एरोबिक कंडीशन। एज टेस्टेड इट इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम्स ऑफ oxygen consumed per liter of the sample during the fixed incubation period. It is generally used as an indicator of the amount of organic pollution in the water sample. So the BOD in the polluted water will generally be higher than the in clean water, or the higher value of BOD indicate low DO content of the water. ठीक है, तो इनका मतलब ये हो गया कि अगर, ठीक है, जो आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो होती है जो आपके बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए किसी चीज को, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं। जब किसी चीज को क्या करते हैं वो लोग, क्या डिकम्पोज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, तो उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसको क्या कहते हैं, बीओडी। तो अगर बीओडी ज्यादा है, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज्यादा है तो मतलब वाटर में डीओ की कमी हो गई है, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है मतलब अगर उसमें बहुत ज्यादा आपके बैक्टीरिया है, ठीक है, या आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर है, तो उनको आपका क्या चाहिए होगा, बायोलॉजिकल बीओडी ज़्यादा चाहिए होगा, डिमांड उनकी ज़्यादा है। जब डिमांड इसकी ज़्यादा हो जाएगी तो आपका ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सिंपल समझिए, ठीक है। तो इसका आपको थोड़ा रिलेशन ध्यान रखना है, ठीक
ठीक है, कि बीओडी और डिजॉल्व ऑक्सीजन में अगर बीओडी बढ़ रहा है मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो रही है, बीओडी कम हो रहा है मतलब सिंपल समझिए ना कि डिमांड मतलब होता है कोई चीज़ हम डिमांड करें, कोई सपोज आप पैसे की डिमांड करें, ठीक है, तो सपोज इसमें और डिजॉल्व ऑक्सीजन को आप समझ लीजिए कि डिजॉल्व ऑक्सीजन 10 लोग हैं, ठीक है, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड समझ लीजिए कि 100 लोग हैं, ठीक है। तो अगर सबको 10-10 रुपए हम दे रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे, अगर इनमें से किसी एक की डिमांड जो है 50 हो जाए तो और जो 9 लोग हैं उनको तो नहीं मिल पाएगा ना उतना पैसा सर्वाइव करने के लिए। तो वही तरह है कि अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सपोज अभी जो है नॉर्मली कंज्यूम कर रहे हैं कम, ठीक है, लेकिन अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएंगे, बैक्टीरिया बढ़ जाए, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो जब डिमांड बढ़ जाएगी तो एक लिमिटेड चीज़ है ना, आपकी जो ऑक्सीजन की मात्रा है पानी में वो एक लिमिटेड है, तो क्या होगा वो डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में कम हो जाएगी, और जब पानी में कम हो जाएगी तो फिर वही सेम चीज़ हो जाएगी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होने से होता है, प्लांट्स मर जाएंगे, उसमें रहने वाले जानवर मर जाएंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड समझ गए, सिंपल है, जो आपकी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको आपको ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था ना, जो पढ़ा था प्रोड्यूसर पढ़ा था, फिर हार्बीवोरस पढ़ा था, फिर कार्निवोरस पढ़ा था, फिर ओमनीवोरस पढ़ा था, फिर डिकम्पोजर या डेट्रीवोरस पढ़ा था। डेट्रीवोरस की हम बात करें, डेट्रीवोरस को अगर ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो अगर वो ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करने लगेगा तो और जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी, उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के लिए वो मर जाएंगे। इसके बाद बात करें केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज स्लाइटली बेटर मोड यूज्ड टू मेजर पॉल्यूशन लोड इन वाटर। सीओडी मेजर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय द केमिकल ब्रेकडाउन और ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वाटर। द मेजरमेंट ऑफ सीओडी इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम per liter under a specific oxidation temperature and time and can be completed in hour. The measurement look for the oxygen consumed by a specific chemical oxidation process. This is not a substitute for BOD or DO. It also an indicator. तो सिंपल जैसे कि आपका ये एक इंडिकेटर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दूसरा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा इससे बेटर है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में बात कर लेते हैं कि कितना केमिकल जो है ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, कितना केमिकल जो है ब्रेक डाउन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है पॉल्यूशन वाटर में। तो अगर ऑक्सीडेशन होगा, सपोज कि कोई चीज़ इसमें पहले क्या था, सिंपल समझिए कि कोई जैसे कार्बन बह के आ रहा है, हाइड्रोजन बह के आ रहा है, तो इसमें जो ऑक्सीजन पानी के अंदर है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा। ये सब जो चीज़ें बनाएगा तो कितना डिकम्पोज, जब ज़्यादा पॉल्यूशन आएगा तो ज़्यादा आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे। अब ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा तो क्या कमी हो जाएगी आपकी, CO2 अगर बढ़ जाएगा तो फिर वही चीज़ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। सिंपल समझिए, ये भी बढ़ेगा तो इसकी कमी हो जाएगी, ये भी बढ़ेगा तो इसकी कमी, और इसकी कमी से क्या होगा, उसमें जो प्लांट्स होंगे मर जाएंगे। उसके बाद बात करें इनवेसिव स्पीसीज की, ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि टेरर ऑफ बंगाल पूछा जा चुका है। टेरर ऑफ बंगाल क्या है, ठीक है, तो यूपीपीएससी पूछा गया, यूपीएससी पूछा गया, तो इसमें भी आने की संभावना है, ठीक है। तो इन्वेसिव प्लांट्स स्पीसीज वाटर हाइसिंथ एक्वेटिक वीड आल्सो कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल डिस्ट्रॉय माइक्रो एनवायरनमेंट टू द एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग एलियोकेमिकल्स विच कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेटिव स्पीसीज एंड लोकल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें कि टेरर ऑफ बंगाल की, तो टेरर ऑफ बंगाल की अगर बात करें तो एक टाइप का प्लांट आप समझ लीजिए, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है वाटर हाइसिंथ, ठीक है, ये पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लीजिए, ठीक है। तो एक टाइप का ये प्लांट होता है, ये क्या करता है कि आपका माइक्रो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करता है, कैसे, ठीक है। तो अगर बात करें, ये आपका जो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इसको क्या चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो जितना भी पानी में चीज़ें आती हैं तो ये ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा आप लोग, हाइसिंथ, ठीक है, हाइसिंथ एक्वेटिक वीड कहते हैं इसको, या वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं। इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है क्योंकि ये आपका जो इन्वायरमेंट है ना उसको खराब करता है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है एलियो केमिकल विच कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेटिव स्पीसीज। ये रिएक्ट करता है जब अपना खाना बनाता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जब खाना बनाता है तो ये एलियो केमिकल्स जनरेट करता है। जो केमिकल्स जो होते हैं, जो आपका केमिकल्स बाहर से आके मिल रहे हैं तो उसी तरह के कुछ केमिकल्स से जनरेट करता है, और जब ये केमिकल जनरेट करेगा तो सेम वही चीज़ हो जाएगा, ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा बॉडी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये 4 टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट में 4 ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको टेरर ऑफ बंगाल जरूर ध्यान रखना है, और इनका रिलेशन की जब भी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा तो आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा तो इसका क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा तो उसमें रहने वाले जीव जंतु पौधे मर जाएंगे। इसके बाद बात करें हम थर्मल पॉल्यूशन की,
ठीक है। तो थर्मल पॉल्यूशन क्या है? इफेक्ट ऑफ थर्मल पॉल्यूशन डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर। द मेन सोर्स ऑफ थर्मल पॉल्यूशन आर द थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है, गर्म, ठीक है। तो जैसे पावर प्लांट्स हो गए, थर्मल, न्यूक्लियर, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल यूज ए लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि आपके पानी यूज होता है, जितने भी आपके पावर प्लांट्स वहाँ पानी यूज होता है। जो आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उसमें भी पानी आपका यूज होता है कूलेंट के रूप में, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। तो क्या होता है जब एक ठंडा करता है ना, पानी जो यूज हो रहा है वो किसी चीज़ को ठंडा कर रहा है, उसको ठंडा करके पानी खुद गर्म हो जाएगा, पानी खुद गर्म हो जाएगा ना। किसी आप गर्म चीज़ पर अगर डाल रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को अगर सपोज कोई गर्म पाइप लाइन है, इसके ऊपर आप पानी निकालिए तो इससे जो एडजेसेंट वाटर होगा वो क्या होगा, गर्म ही हो जाएगा ना। तो यही गर्म पानी धीरे धीरे क्या होता है, इसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। करीब ये 25 डिग्री सेल्सियस का, अगर सपोज इसको ठंडा करने के लिए, कूलेंट को ठंडा करने के लिए 4 डिग्री का हम वो ठंडा वाटर यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा जब ये आपका उस चीज़ को ठंडा करेगा तो उससे जो निकलने वाला वाटर है ना वो गर्म निकलेगा, क्योंकि वो किसी चीज़ को ठंडा कर रहा है तो उसकी जो हीट होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा किसको, पानी को, जो उसको ठंडा कर रहा है। तो उसका टेम्परेचर करीब 10 से 15 से 20 डिग्री बढ़ जाएगा, तो उससे निकलने वाला वाटर 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होगा। और यही वाटर जब आपका किसी पानी वाली जगह पे जाएगा, ठीक है, किसी तालाब में, क्योंकि आपका जो फैक्ट्री का वेस्ट है, फैक्ट्री का पानी वो कहाँ जाता है, इसी में जाता है। आपका यमुना नदी जैसे आपके दिल्ली में उसमें जाता है, आपका ओशियन हो गया, महासागर, उसमें सब जाता है। तो वाटर के टेम्परेचर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और जब वाटर के टेम्परेचर को बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा आपका फिर से वही डिजॉल्व ऑक्सीजन, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन क्या होगा उसमें कम हो जाएगा। सिंपल समझिए कि आपके ऊपर गर्म पानी डाल दिया तो क्या होगा, आप जल जाते हैं ना। उसी तरह आपका जो उसमें रहने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, जिनके टेम्परेचर सहने की क्षमता ज़्यादा नहीं है, 15 से 16 डिग्री तक वो सर्वाइव कर पाते हैं, उस पर आप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का पानी डाल देंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे। ठीक है, तो थर्मल पॉल्यूशन का मतलब समझे आपने? थर्मल पॉल्यूशन का मतलब गर्म वाटर, जो आपको किसी चीज़ को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था और उसको ठंडा करने की कोशिश में खुद गर्म हो गया। इसके बाद बात करें डेड जोन की, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हेन दीज डेंस एल्गल बूम eventually die, microbial decomposition severely deplete dissolve oxygen, creating a hypoxia or anoxic dead zone lacking sufficient oxygen to support most organisms. Dead zones are found both in fresh water. तो इसका मतलब है कि जो आपका एल्गल बूम था, एल्गल बूम हमने पढ़ा था, यूट्रोफिकेशन जब पढ़ रहे थे हम, यूट्रोफिकेशन हमने क्या पढ़ा था कि पानी में वाटर जो होता है उसमें आपकी न्यूट्रिएंट्स की क्षमता बढ़ जाती है। किसकी? न्यूट्रिएंट्स की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें आपके फास्फोरस हो गया, आपका पोटास हो गया, ये सब चीज़ जाके मिल रही। तो उसमें जो रहने वाले एल्गी हैं, ठीक है, एल्गी हैं, तो उनमें क्या होता है, उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मतलब ज़्यादा चीज़ें जिनको जब जरूरी है बॉडी के लिए या उनको सर्वाइव करने के लिए, वो जब ज़्यादा मिलेगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे, और इतना तेज़ी से जब बढ़ेंगे कि वो पूरे पानी का जो आपका सिस्टम है, वाटर सिस्टम है, उसके ऊपर पूरा फैल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते थे, एल्गल बूम बोल देते थे। क्या बोल देते थे? एल्गल बूम। और अगर ये एल्गल बूम इतना ज़्यादा था, ठीक है, तो वो पहले क्या कर रहा था, ऑक्सीजन ले रहा था। क्या कर रहा था? ऑक्सीजन ले रहा था, जिससे आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जा रही थी और उसमें रहने वाली चीज़ें मर जा रही थी। ठीक है, तो एल्गल बूम जब मर जाएगा, ठीक है, कभी ये भी तो मरेंगे, एल्गल बूम भी तो मरेंगे, कभी तो पानी की आपकी यूट्रोफिकेशन, कभी तो पानी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, और जब पानी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, ये मर जाएंगे, तो जो आपके उसको कंपोज मतलब डिकम्पोज करने वाले, जो हमने बात की थी, एल्गल बूम बहुत ज़्यादा हो गए, ये जब मरे, मतलब ये पेड़ जब सूख गया, ख़राब हो गया, तो उसको डिकम्पोज करेंगे। तो उसको जब डिकम्पोज करने के लिए आपका जो बैक्टीरिया होंगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी हमने बात की थी, क्या अभी हमने बात की ना, आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, और जैसे ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वहाँ बहुत सारे जो आपके क्या कहते हैं, बहुत सारे जो अंदर प्लांट्स हैं, बहुत सारे जो आपके पानी में रहने वाले जानवर हैं, उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और उस कंडीशन को हम लोग हाइपोक्सिया बोलते हैं। ठीक है, हाइपोक्सिस या एनॉक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये होता है ऑक्सीजन की कमी। तो इससे क्या होगा, आपका बहुत सारे जानवर ये मर जाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेड जोन बोल देंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे एल्गी मर गए, उसमें अंदर रहने वाले जानवर मर जाएंगे, छोटे छोटे कीड़े जो मकोड़े बैक्टीरिया जो तो सब मर जाएंगे। तो डेड जोन नाम से पता चला जहाँ पे डेड हो जाए, लेकिन किस रीजन की वजह से? ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ठीक है, इसके बाद बात करें फिश किल, कभी वर्ड पूछ लेता है। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है मछलियां का मरना। इट इज सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ नंबर ऑफ फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स सच एज क्रैब और प्रॉन ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑफन विद इन पर्टिकुलर एरिया इन द वर्ल्ड। मोस्ट फिश किल ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द वाटर एनवायरनमेंट, विद द मोस्ट कॉमन कॉज बीइंग एल्गल ब्लूम एंड रिजल्टिंग वाटर क्वालिटी इशू डैश सच एज लो ऑक्सीजन। सिंपल वही, जैसे आपके बहुत सारे
एल्गी मर गए थे, बहुत सारे आपके बैक्टीरिया मर गए थे, तो उनसे आपका डेड जोन बना था। बहुत सारी फिश अगर मर जाए तो उससे फिश किल कहते हैं उसको, ठीक है। तो वही चीज़ आपका हुआ कि एल्गल बूम बहुत सारा हो गया। एल्गल बूम में क्या किया कि आपको पहले तो सोलर एनर्जी नीचे नहीं आने दे रहा, सनलाइट नीचे नहीं आने दे रहा है, ऊपर से उसमें जो ऑक्सीजन है सबको सोख ले रहा है, तो मछलियाँ जो होंगी वो मर जाएंगी, ठीक है। इसके बाद बात करें ऑयल स्पिल्स की। ऑयल स्पिल्स की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, ऑयल मतलब होता है आपको तेल, और स्पिल्स मतलब होता है बहना, ठीक है, या गिर जाना। तो कंटामिनेशन ऑफ सी वाटर ड्यू टू ऑयल पोर, मतलब किसी पानी में अगर ऑयल घुल जाए तो तेल जो है हल्का होता है, वो पानी की सतह पर तैरता रहता है एज रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंटल ह्यूमन एरर इन टर्म ऑफ ऑयल स्पिल। किसी भी तरीके से हो सकता है, कभी आपका कोई शिप लेके जा रहा है, वो शिप डूब जाए, ठीक है, तो उसमें पूरा और तेल फैल जाएगा, या पानी के अंदर जो पाइपलाइन जाती है जो ऑयल को कैरी करती है, आपका पेट्रोलियम को कैरी करती है, उसमें लीक हो जाए तो ऑयल क्या होगा, आपका पानी के ऊपर आ जाएगा। तो ऑयल इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स इन द वर्ल्ड एंड बिकॉज ऑफ इट्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय शिप अक्रॉस द ओशन एंड बाय द पाइपलाइन अक्रॉस द लैंड। नाम से पर आपको पता चल गया कि ओशन में आपका उससे और पानी में आपका पाइपलाइन जा रहा है। दिस हैज रिजल्टेड इन सेवरल एक्सीडेंट इन द पास्ट व्हाइल ट्रांसफरिंग द ऑयल टू द वेसल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ब्रेकिंग ऑफ पाइपलाइन एज वेल एज वाइल ड्रिलिंग इन द अर्थ। तो किसी भी वजह से अगर किसी में पानी के सरफेस पे ऑयल आ जाए तो उसे ऑयल स्पिल कहते हैं। ऑयल स्पिल का इफेक्ट क्या होगा? द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ ऑयल स्लिक इज द मास डेथ ऑफ द फिश एंड टर्टल एंड, तो उससे आपका वही होगा कि उसमें जो जानवर रह रहे हैं, ठीक है, जैसे फिश रह रही हैं आपकी, उसमें आपके कछुए रह रहे हैं, वो क्या होंगे, उनके जो आपका पंख होता है ना, मछलियों का जो फिश का जो पंख होता है, टर्टल का जो होता है पैर होता है, तो उसमें क्या होगा, ऑयल चिपक जाएगा, और जब वो ऑयल चिपक जाएगा तो वो भारी हो जाएंगे। जब वो भारी हो जाएंगे, उसमें कोटिंग हो जाएगी ऑयल की, तो वो तैर नहीं पाएंगे, और तैर नहीं पाएंगे तो वो डूब जाएंगे और वो मर जाएंगे। तो इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट एंड ऑक्सीजन पासिंग इनटू वाटर, दिस सफोकेट। दो चीजें करता है, ऑयल जो होता है पानी के सरफेस पे आ जाता है, तो उसे एक तो सनलाइट को क्रॉस नहीं करने देता, ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन को भी डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि आपका उसमें जो केमिकल होगा वो ऑक्सीजन के साथ कुछ रिएक्शन करके कुछ भी बना देगा, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात की थी हमने, सल्फर डाइऑक्साइड की बात की थी, तो ऐसी चीजें बना देगा, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और इसी कमी की वजह से क्या होगा, तो इसी कमी की वजह से जो आपका पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं और ये सब मर जाएंगे, उसको हम लोग हीट कोमा कह देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हीट कोमा का रिलेशन किससे है? ऑयल स्पिल से है, ठीक है। ऑयल स्पिल्स मतलब ऑक्सीजन जो होगा, ठीक है, ऑक्सीजन जो होगा वो पानी में कम हो जाएगा, किस वजह से? ऑयल के फैलने की वजह से। इसको हम लोग हीट कोमा कह देते हैं, इसको ध्यान रखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। टॉक्सिक केमिकल लीचेज फ्रॉम द ऑयल एंड सम ऑफ द ऑयल इटसेल्फ सिंक टू द सी बेड डैमेजिंग कोरल रीफ्स। तो वही बात कर रहा है, कोरल रीफ्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कितने टाइप की कोरल रीफ्स होती है, और इंडिया में कौन सी पाई जाती हैं, और क्या क्या कहते हैं कोरल रीफ्स में सब बैरियर जो होती है, ठीक है, बैरियर कोरल रीफ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कितने टाइप की कोरल रीफ्स होती है, इंडिया में कौन कौन सी कोरल रीफ पाई जाती है, और ऑस्ट्रेलिया की कौन सी रीफ फेमस है, आप ये बताइए बस, ठीक है। तो टॉक्सिक केमिकल, क्योंकि आपका जो ऑयल है वो भी आपका टॉक्सिक होता है, ठीक है, जहरीला होता है, उससे दिक्कत। टूरिज्म इंडस्ट्री किस तरह से आपका, क्योंकि आपका जब तेल जब फैल जाएगा वहाँ पे, तेल फैलने से वहाँ पर जो जानवर लोग मर जाएंगे, तो आपका फिर टूरिज्म इंडस्ट्री भी इस तरह से क्या होगी, इससे इफेक्ट होगी। इसके बाद बात करें कि किस तरह से हम लोग क्लीन करते हैं ऑयल स्पिल जो पानी के ऊपर हो जाता है, तो एक तो कंटेनमेंट बूम होता है, मतलब फ्लोटिंग बैरियर कॉल्ड बूम आर यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द स्प्रेड ऑफ द ऑयल एंड अलाउड फॉर इट्स रिकवरी रिमूवल डिस्पेंसर। तो एक फ्लोटिंग बैरियर तब लगा दिया था। सपोज आपका क्या हुआ कि कहीं पे पानी, ये पानी का कोई वाटर बॉडी थी, यहाँ पे क्या हुआ, आपका तेल गिर गया, तो अब तेल गिर गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ्लोटिंग बैरियर टाइप लगा देंगे, इसको कंटेनमेंट बूम कहेंगे। ये तेल को इधर से इधर बहने नहीं देगा, और बाद में इस तेल को हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद स्किमर, ठीक है, दे आर डिवाइस यूज फॉर फिजिकली सेपरेटिंग स्पिल्ड ऑयल फ्रॉम द वाटर सोर्स। एक टाइप का, जैसे मिल्क को स्किम करते हैं ना, ठीक है, तो उसी तरह क्या करते हैं, तेल को, ये एक टाइप की डिवाइस पूछ सकता है। स्किमर किस लिए यूज होता है, तो तेल को पानी से अलग करने के लिए। सॉर्बेंट की बात करें तो वेरियस सॉर्बेंट, जैसे आपका स्ट्रॉ हो गया, ठीक है, वॉल्केनिक एस, जो आपकी स्ट्रॉ, जो आप लोग जिससे आप जूस पीते हैं, या आप जूस पीते हैं ना, ये नारियल पानी पीते हैं, उसको स्ट्रॉ कहते हैं। वॉल्केनिक एस जो आपका ज्वालामुखी का कह देते हैं कि आपके राख होती है, ठीक है, और इवन आपका पॉलिस्टर ड्राइव प्लास्टिक जो होती है, ठीक है, डेट ऑब्जॉर्व द ऑयल फ्रॉम द वाटर आर यूज्ड, ठीक है, ये एक टाइप, कुछ टाइप के ये होते हैं जिसको हम डाल के क्या करते हैं, स्ट्रॉ से निकाल लेते हैं, ऑयल निकाल लेते हैं, जो आपकी राख होती है उसको डाल देते हैं, जिससे आपका ऑयल को सोख ले। तो इस तरह से सॉर्बेंट, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, स्किमर पूछा जाता है, सॉर्बेंट पूछा जा सकता है। डिस्पर्सिंग एजेंट की बात करें तो दे आर ए केमिकल दैट कंटेन्स सर्फेक्टेंट्स और
compound that act to break liquid substance such as oil into a small droplet that accelerate its natural dispersion into the sea। ठीक है, तो डिस्पर्सिंग एजेंट कर दिया उसको, ऑयल को क्या करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और बाद में वो खत्म हो जाता है। बायोलॉजिकल एजेंट न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम और माइक्रो सच अल्कानिवोरक्स बैक्टीरिया या मेथाइलकोला सिल्वेस्ट्रिस जो होता है दैट इंक्रीज द रेट एंड विद द वाटर नेचुरल बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑयल। तो कुछ टाइप के हम लोग क्या करते हैं उसमें आपका एंजाइम्स डाल देते हैं, न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं जो क्या करते हैं जिससे जो आपका तेल होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो स्कीमर याद रखिएगा, सॉल्वेंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, किससे रिलेटेड ये पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है, तो इसमें से आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि अगर पानी में लेड चला गया ना, लेड, ठीक है, लेड मतलब पीबी, यही होता है ना केमिकल फॉर्मूला, तो लेड अगर चला गया उससे एनीमिया हो जाता है। एनीमिया की हमने बात की थी क्या, खून की कमी। ठीक है, कैडमियम की कमी से इताई, हमने पहले भी अभी इस वीडियो में पढ़ा है, इताई। ठीक है, नाइट्रेट से ब्लूबेरी हो जाता है। ठीक है, ब्लूबेरी को अगर पूछ लेना तो इसको मेथामो ग्लोबिना मेनिया माफ कीजिएगा। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं मिथेन से बना, तो मिथेमो ग्लोबिनामिया नेमिया भी बोल देते हैं या ब्लूबेरी बोल देते हैं। ठीक है, एक टाइप का सिंड्रोम होता है। ठीक है, जो आपका ब्लड की किसकी कर देता है एबिलिटी को, जो ऑक्सीजन ले जाने वाली एबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा कि नाइट्रेट की कमी से, नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, नाइट्रेट से कौन सा रोग होता है, कैडमियम से इताई बताया जा चुका है आपको, मरकरी से मिनामाटा बताया जा चुका है। तो नाइट्रेट से क्या होता है, ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है। ठीक है, क्या होता है, नाइट्रेट से ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है। इसमें आपकी बॉडी में जो ब्लड सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन ले जाते हैं उनकी वो क्या होता है, उनकी एबिलिटी कम हो जाती है, वो ऑक्सीजन ले नहीं जा पाते, ऑक्सीजन नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे मौत ही हो जाती है। और इसके बाद बात करें फ्लोराइड, ये 2019 में ये भी क्वेश्चन शायद पूछा गया, चेक कर लीजिएगा, नहीं तो बता दूंगा मैं आपको। फ्लोराइड की उससे क्या होता है, फ्लोराइड जैसे कि आपको पता है फ्लोराइड आपका किस में होता है, आपका दांत जो होता है, इवन आपका क्या कहते हैं हड्डियां होती है उसमें फ्लोराइड होता है। तो आपका इससे क्या होता है कि आपका नॉक नी सिंड्रोम, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, लेड से एनीमिया, कैडमियम से इताई, नाइट्रेट से ब्लूबेरी और फ्लोराइड से आपका नॉक नी सिंड्रोम होता है। नॉक नी मतलब होता है आपके पैरों और घुटनों में क्या होता है, दर्द हो जाता है जॉइंट्स में, उसको नॉक नी सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की बात करें। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की जब बात करते हैं तो इसका फुल मतलब क्या डेफिनेशन होगी, फिजिकल पॉल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मतलब कुछ रेडियो एक्टिव, जैसे यूरेनियम हो गया, ठीक है, यूरेनियम, बेरियम, ये सब चीज़ें होती है ना, वो आपका रेडिएशन होता है उनमें। ठीक है, उनमें ऑलरेडी रेडिएशन होता है, तभी उनको यूज करते हैं हम लोग किसमें, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो उनकी वजह से अगर क्या हो, उनकी वजह से अगर कोई पॉल्यूशन हो जाए तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, ये किस वजह से होता है, जैसे कि आप लोग कोई न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करते हैं, देखते हैं बहुत सारी आपका न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए जाते हैं ना, बहुत सारी मिसाइल्स होती हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स होती हैं, न्यूक्लियर वॉर हेड होते हैं। ठीक है, जिसको एटम बम हो गया, आपका परमाणु बम, ये सब जो यूज किया जाता है, जो टेस्ट किए जाते हैं, इनकी वजह से जो रेडिएशन होता है वो एटमॉस्फेयर में फैल जाता है उसकी वजह से। ठीक है, उसकी बात करें रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है अगर बात करें तो ये फिनोमेना ऑफ द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड गामा रेज ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर ऑफ द सेम एलिमेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ एटम से मिलकर बनी होती है, न्यूक्लियस से मिलकर बनी होती है। तो एक्चुअली किसी चीज़ में अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जो होता है ना, तो उस रेडिएशन को हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोल देते हैं। ठीक है, कुछ टाइप के आपके जो मेटल्स और नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है, आपके केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो यूरेनियम 239, ठीक है, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम, ऐसे करके होते हैं कुछ एलिमेंट, क्या होते हैं उनमें अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज निकलती हैं, तो यही जो होती है उसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इट इज जनरेटेड बाय यूरेनियम माइनिंग, यूरेनियम की आप निकालते हैं, यूरेनियम का यूज आप लोग पावर प्लांट में करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। उसके अलावा टेस्टिंग ऑफ मिलिट्री वेपन्स जैसे कि बताया आपको वो करते हैं। तो इन सब की वजह से आपका क्या चला जाता है, या आपका मेडिसिन में भी काम आता है। ठीक है, यूरेनियम आपका मेडिसिन में भी काम आता है। तो इसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है वो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन बोलते हैं। सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की अगर बात करें, नेचुरल सोर्स की अगर बात करें तो नेचुरल सोर्स में जैसे कि आपका इंक्लूडिंग कॉस्मिक रेज फ्रॉम द स्पेस एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम रेडियो न्यूक्लियर प्रेजेंट, जो अर्थ के क्रस्ट के अर्थ की जमीन के अंदर जो आपका रेडियम 224 पाया जाता है, यूरेनियम 238 पाया जाता है, थोरियम 232, पोटेशियम 40 या कार्बन 40 जो पाया जाता है, इनके में जो रेडिएशन ये आपके अर्थ में मिलते हैं। ठीक है, जो आपका अर्थ का क्रस्ट है ना,
ऊपर वाला लिथोस्फीयर जो है उस पर ये मिलते हैं, इसी को हम लोग माइनिंग करके निकालते हैं। मैन मेड सोर्स में जैसे क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल आप लोग कर रहे हैं, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है पानी में डाल दीजिए उसकी वजह से, यूरेनियम माइनिंग, यूरेनियम को निकाल गया, रेडिएशन थेरेपी जो दी जाती है बहुत सारी आपका, जैसे कैंसर एंसर होता है उसमें सब ये सब दिया जाता है, तो इसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है। टाइप्स ऑफ रेडिएशन की बात करें तो 2 टाइप का होता है, नॉन आयोडाइजिंग रेडिएशन होता है, आयोडाइजिंग रेडिएशन होता है। नॉन आयोडाइजिंग का मतलब होता है इट अफेक्ट्स ओनली दोज कंपोनेंट विच एब्जॉर्ब देम एंड हैव लो पेंट्राबिलिटी, मतलब जो नॉन आयोडाइजिंग मतलब जो इस चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आयोडाइज रेडिएशन का मतलब होता है हाई पेनिट्रेबिलिटी दैट कॉज द ब्रेकेज ऑफ माइक्रो न्यूक्लियर, मतलब नॉन आयोडाइजिंग मतलब ज्यादा एंटर नहीं कर पाता, ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाता, अंदर घुस नहीं पाता। आयोडाइज का मतलब उस चीज के जिस चीज के अंदर ज्यादा घुस जाएगा और उसको टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करेगा, तो आयोडाइज ये पूछेगा नहीं आपसे, डाल दिया गया। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन की बात करें तो जैसे आपका एक्सरे हो गया, गामा रेज जो बताया जा चुका है। मॉलिकुलर डैमेज में प्रोड्यूस शॉर्ट रेंज इमीडिएट एंड लॉन्ग रेंज डिलेड इफेक्ट हो गया। शॉर्ट रेंज इफेक्ट में आपका जैसे बर्निंग होती है, इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म होता है, डेड टिश्यूज, डेथ ऑफ सेवरल ऑर्गन्स आपके शरीर में, आपको पता भी नहीं चलेगा, चीजें आपके सेल्स मरने लगेंगे। लॉन्ग रेंज इफेक्ट की बात करें तो म्यूटेशन इंक्लूडिंग लीडिंग टू द इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ ट्यूमर्स एंड कैंसर में यूज करते हैं आप लोग, जैसे कि बताया ना, जलाने के लिए आपका उसको ट्यूमर को कीमोथेरेपी बोलते हैं। जो शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ स्पैन एंड डेवलपमेंट ऑफ द म्यूटेटेड जीन कैन परसिस्ट इन लेवल, तो इसमें एक आपसे वर्ड कभी पूछ रहे हैं सनबर्न, ठीक है, ये वर्ड कभी कभी सुनने में आएगा, ध्यान रखिएगा, सनबर्न टाइप का। तो सनबर्न का मतलब क्या होता है? सनबर्न का मतलब होता है दे कैन इंज्योर द सेल ऑफ स्किन एंड ब्लड कैपिलरीज प्रोड्यूस ब्लिस्टर एंड रेडनिंग, दिस कंडीशन यू नो सन, आपके क्या करेगा, इसमें दिखने लगेगा, स्किन के ऊपर आपका लाल लाल हो जाएगा, या छोटे छोटे कीड़े फोड़े टाइप होते हैं, छोटे छोटे फुंसी टाइप वो निकल जाएगी। वो एक्चुअली क्या होता है, जो आपका स्किन होता है ना, आपका स्किन और जो ब्लड की कैपिलरी, जो आपके ब्लड की आर्टरी ये सब होती है ना, तो उनको डैमेज करता है, ठीक है, रेडिएशन उनकी उसको ही हम लोग सनबर्न बोल देते हैं, ठीक है। सनबर्न दूसरा भी होता है जो सूरज की रेडिएशन की वजह से होता है, उसमें भी यूवी रेडिएशन की वजह से ही हो रहा है ना, तो यही होता है, उसको आप लोग सनबर्न बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इससे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। सॉइल पोल्यूशन की थोड़ी सी बात करें, मिट्टी, मृदा प्रदूषण की बात करें तो सॉइल पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, पॉल्यूटेंट्स और कंटामिनेशन ऑफ सॉइल इन हाई एनफ कंसंट्रेशन टू पोज अ रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड, तो सॉइल पोल्यूशन जैसे नाम से पता चल रहा है, मिट्टी में कोई चीज़ ज़्यादा घुल जाए, ठीक है, जो मृदा को आपको, और मृदा में ही आप लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो जब वो चीज़ आपकी खेती करेंगे तो 2 चीज़ें, तो खेती जब करेंगे तो वो आपकी बॉडी पे जाएगा, आपकी जो फसल होगी इसके थ्रू, दूसरा यही नदी, ये मृदा जो है, ये आपकी जो आपकी मृदा है, मिट्टी है, वही पानी में बह के जाती है, आपका जो आपका पहला वाला पानी है, नदियाँ हैं, उसके थ्रू जाता है, तो उससे वाटर पोल्यूशन होता है। इन द केस ऑफ कंटामिनेशन विच ऑकर नेचुरली इन द सॉइल, even when their levels are not high enough to pose a risk, soil pollution is still said to occur if the level of the contamination mittens in the soil exceed the level that should occur। सिंपल आपका समझिए कि सॉइल पोल्यूशन का मतलब यह हुआ कि जितनी चीज़ें मृदा में जरूरी होना चाहिए, पोटास चाहिए आपका, ठीक है, नाइट्रोजन चाहिए, अगर वो एक लेवल से ज़्यादा, उनको अगर 50 ग्राम चाहिए, 50 ml कुछ चाहिए, और उनकी लेवल की मात्रा बढ़ जाए, तो उसे हम लोग सॉइल पोल्यूशन बोल देते हैं। द सॉइल कंटामिनेशन कैन ऑकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल, जैसे आपका हो गया क्या कि अमोनिया हो गया, हर्बिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड जो आपको कीड़े मकोड़े मारने वाली दवा डालते हैं, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स हो गया, पेट्रोलियम की वजह से अगर हो जाए, लेड हो गया ज़्यादा बढ़ गया, नाइट्रेट हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है, नेफ्थलीन हो गया, ये सब अगर मृदा में बढ़ जाए तो उसको हम लोग सॉइल पोल्यूशन बोलते हैं। सॉइल पोल्यूशन के कॉज की बात करें तो आपको हर चीज़ पता 2 तरीके से होती है, एक तो इंसान जो करता है वो आपका एंथ्रोपोजेनिक होता है, और दूसरा नेचुरल जो प्रकृति की वजह से होता है। तो अगर हम बात करें तो इंसान वाली हम बात करें, नेचुरल तो नॉर्मली होता है, ये आपको पता है, नेचुरल किसी वजह से हो सकता है कि जैसे कि आपका ज्वालामुखी फटा, उसकी वजह जो आपका लावा निकला, उससे जो निकला वो हो गया, जो आपका रेडिएशन या माइनिंग होता है, ठीक है, अर्थक्वेक हुआ, ठीक है, उसकी वजह से जो आपका लावा निकला, जो आपका माफ़ कीजिएगा अर्थक्वेक हुआ, उसकी वजह से जो आपका प्रोसेस हुआ, उसमें जो आपका कुछ पत्थर टूटे या टूटे, उसमें से जो मिनरल्स हुए वो मिट्टी में मिल गए, तो उसकी वजह से। तो अगर मैन मेड की बात करें तो एक्सीडेंटल स्पिल एंड लीक ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है, जैसे कि आप कोई ट्रांसपोर्टेशन, आप गैसोलीन और डीजल जैसे आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, उसका लीकेज हो गया, मिट्टी में पहुंच गया, तो उसकी वजह से। माइनिंग एक्टिविटीज, जैसे कि आपका कोई चीज़ माइनिंग कर रहे हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े जो है मिट्टी में मिल जाएंगे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में आप लोग सीमेंट यूज करते हैं, ये सब यूज करते हैं, तो उसका जो 5 चीज़ें बह के मृदा में चली जाए। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है, मतलब यूरिया टाइप यूज करते हैं, या आप पेस्टिसाइड कीटनाशक जो यूज करते हैं उसका। ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज में जैसे आपका व्हीकल से आपका जो धुआं निकलता है, ठीक है, तो उसमें से आपका केमिकल वेस्ट डंपिंग जो होता है, जैसे आपका क्या हो गया कि
इलीगल डंपिंग आप लोग कर देते हैं, आप पानी के अंदर कर देते हैं, या आपको जैसे कि आपको दवा बनाने वाली कंपनियां कोई, ठीक है, या तो आपका कोई भी केमिकल चीज़ें बना रही हैं, ठीक है, पेंट बना रही हैं, ठीक है, तो क्रैक्ड पेंट चिप्स फॉलिंग फ्रॉम द बिल्डिंग। सिंपल सोचिए, आपके घर में जो पेंट करते हैं उसको, जो पेंट उखड़ उखड़ के गिरने लगता है ज़मीन में और पानी के साथ बह के मृदा में घुल जाए, तो उससे, तो ये थोड़ा सा कुछ रीजन है जो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और प्लेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके बाद बात करें सॉइल पोल्यूशन की, तो इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, डाल दिया गया है, इससे थोड़ा सा ध्यान रहे। सॉइल पोल्यूशन की बात करते हैं, एग्रीकल्चर में आपका क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपका मृदा अगर प्रदूषित हो जाएगी तो उसकी जो उपजाऊ क्षमता वो कम हो जाएगी। नाइट्रोजन फिक्सेशन कम होगा, इरोडेबिलिटी कम इंक्रीज हो जाएगी, इरोडेबिलिटी मतलब इरोड होना ज़्यादा स्टार्ट होगी आपका। उसके बाद बात करें लार्जर लॉस ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिशंस, बात डिपोजिशन ऑफ सिल्ट इन टैंक रिजर्वायर, रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड, ये सब कुछ एग्रीकल्चर रीजन है। कुछ इंडस्ट्रियल है कि क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, इकोलॉजिकल इम्परफेक्ट। अर्बन में क्या होगा कि जो मिट्टी आपके पानी के साथ बह के जाएगी तो आपके ड्रेन पाइप जो होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। इन्वायरमेंट में आपका सॉइल बिकम अनअवेलेबल टू ग्रो फ्रूट, क्योंकि सॉइल जो है आपका वो क्या नहीं रहेगी, फर्टाइल नहीं रहेगी, उपजाऊ नहीं रहेगी, ठीक है। यूज टू ग्रो फूड लैंड यूजली प्रोड्यूस लोअर इल्ड्स कैन। तो सिंपल ये है कि इतनी चीज़ों को इफेक्ट करता है सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद बात करें लैंड डिग्रेडेशन, ये भी एक टाइप का पोल्यूशन है। तो लैंड डिग्रेडेशन की अगर बात करें, द डिटोरिएशन ऑफ द लॉस ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द सॉइल फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो सिंपल लैंड डिग्रेडेशन का वही मतलब हुआ कि आपका मृदा जब प्रदूषित होगी तो वहाँ पे जो लैंड है, ठीक है, जिसमें आप लोग खेती कर रहे थे वो क्या होगा, उसको उसकी यील्ड कम हो जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। सपोज उसमें पहले 100 टन अनाज होता था, अब उसमें 10 टन या 20 टन अनाज ही होगा। तो ये ग्लोबल चैलेंज है एक तरह का। लैंड डिग्रेडेशन इज कॉज्ड बाय द मल्टीपल फोर्सेज इंक्लूडिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, किसी भी वजह से हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा ठंडी हो, सूखा पड़ जाए, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो जाए, आप यही चीज़ जो आप ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करें, कीटनाशक यूज करें, उसकी वजह से हो जाए, ठीक है। तो लैंड इंटीग्रिटी के थोड़ा सा दिक्कत होती है आपका, वो किस वजह से होती है, ठीक है, जो आपका लैंड डिग्रेडेशन किस वजह से हो सकता है। तो इसमें आपका बहुत सारा लाइफ हो जाएगा, जैसे आपका ओवर कल्टीवेशन आप कर देना, ज़्यादा खेती कर देना एक ही ज़मीन पे, तो उसकी उर्वरक क्षमता खत्म। ओवर ग्रेजिंग, चारा चरवा दे रहे हैं जानवरों से उसको, फॉरेस्ट कन्वर्जन कर दे रहे हैं, फॉरेस्ट को काट के आप क्या कर दे रहे हैं, वहाँ पे खेती बना ले रहे हैं। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण कर दे रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आ गई, जैसे आपका ज्वालामुखी फट गया या कुछ हो गया उसकी वजह से, माफ़ कीजिएगा। तो कुछ ये वर्ड हैं, ठीक है, जो आपका इससे रिलेटेड है, पूछा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा बात करें। डेजर्टिफिकेशन नाम से पता चल रहा है, डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, तो जो जगह रेगिस्तान जैसी बन जाए, तो डेजर्टिफिकेशन इज टाइप ऑफ लैंड डिग्रेडेशन विद द रिलेटिव ड्राई लैंड रीजन बिकम इंक्रीजिंग एरिड, मतलब सूखा, ठीक है। तो जो आपका ड्राई लैंड रीजन था, सूखा रीजन था, वो एरिड हो गया। एरिड मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्म और जहाँ पे कुछ भी आपका खेती नहीं हो सकती, जैसे आपका राजस्थान रेगिस्तान, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन की बात करें, जंगल काटना, ठीक है, परमानेंट रिमूवल ऑफ ट्री, जिसको काट के आप लोग एग्रीकल्चर बनाएंगे या शहर बनाएंगे या लकड़ियां बेचने के लिए काट रहे हैं, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग विद द कंजप्शन ऑफ वेजिटेशन बायोमास ऑफ लाइव स्टॉक ओवरग्रेज, मतलब आपके जो चारा चरने वाले जीव हैं जो घास खाते हैं, वो संख्या बढ़ गई तो एक ही जगह पे वो चर के उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। सॉइल सैलिनिटी इज ए मेजर ऑफ कंसिडरेशन ऑल द सोल्यूबल सॉल्ट। सैलिनिटी का मतलब आप समझे ना, सैलिनिटी का मतलब हो गया नमकीन, ठीक है, नमकीन मतलब नमक ज़्यादा घुल गया। तो सॉइल में अगर कुछ ऐसे सॉल्ट घुल जाए, ठीक है, तो उससे भी आपका हो जाएगा। सॉइल इरोजन, ठीक, इरोजन इन नेचुरली ऑकर प्रोसेस दैट अफेक्ट ऑल लैंडफॉर्म। इरोजन का मतलब होता है आपका, हिंदी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इसका, लेकिन इसका मतलब समझिए, सॉइल इरोड का मतलब सपोज हो गया आपका ये पेड़ है, इसने मिट्टी को बांध रखा है यहाँ से, मृदा अपर्दन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मृदा अपर्दन बोलते हैं, ठीक है। तो इसने पेड़ है, इसने आपको मिट्टी को बांध रखा है। पेड़ आप काट देंगे तो ये मिट्टी यहाँ पे लूज हो जाएगी। अब ये पानी जो बह के आएगा क्या करेगा, इसको लेके चला जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सॉइल इरोजन। तो ये कुछ वर्ड हैं जो कभी पूछे जा सकते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें वेस्ट एंड मैनेजमेंट में, थोड़ा सॉलिड वेस्ट की हम बात कर लेते हैं। वेस्ट का मतलब आप समझे ना, कुछ जो आपके काम की चीज़ नहीं है वही आपकी वेस्ट है। सॉलिड वेस्ट की बात करें, सॉलिड वेस्ट मीन्स एनी गार्बेज और रिफ्यूज स्लेज फ्रॉम द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट प्लांट और एयर पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटी एंड अदर डिस्कार्डेड मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर। मतलब सॉलिड वेस्ट का मतलब जो आपके लिए जरूरी है, घर में आप लोग सामान सब्जी लाते हैं उसमें पॉलीथीन फेंक दे रहे हैं, इंडस्ट्री में जो चीज़ें आ रही हैं यूज नहीं हो रही उनको फेंक दे रहे हैं, आपका कोई चीज़ बना रहे हैं, आप मेडिसिन बना रहे हैं,
हैं, आपका ग्लव्स हो गया, आपका पीपीई किट हो गई, ये सब यूज नहीं हो रहा है, उसको बाद में आप फेंक दे रहे हैं तो सॉलिड वेस्ट में आ जाएगी। तो सॉलिड वेस्ट की बात करें तो उसको 4 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात करें, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मतलब होता है आपका जो आपका नगर पंचायत या नगर निगम नगर पालिकाएं होती हैं, तो उनका जो आपका घर का जो कचरा होता है, ठीक है, जो आपका घर का कचरा होता है वो आप फेंक देते हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट जो आपका फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी होती हैं जो चीज़ें बनाती हैं और यूज नहीं आती हैं, ठीक है, तो वो आपका किस में हो जाएगा, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट में हो जाएगा। उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट की बात कर लें, जो घर हॉस्पिटल की चीज़ें, हॉस्पिटल में बहुत सारे आपके निडल्स यूज होते हैं, ठीक है, सिरिंज यूज होती हैं, स्वैब यूज होते हैं, ठीक है, बैंडेज, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स जो बहुत सारे यूज किए जाते हैं, ठीक है, या ह्यूमन एक्सट्रेटा जो होते हैं, ह्यूमन जो आपके हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जो इंसान एडमिट होते हैं, उनका जो वेस्ट होता है वो सब आप लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। हैजार्डियस वेस्ट की बात करें, हैजार्डियस वेस्ट में आपका क्या आ जाता है, हैजार्डियस वेस्ट में जो आपको फिजिकली केमिकली और जो आपको नुकसान करे, ठीक है, जैसे केमिकल्स, वो किस में आ जाएगा, आपका हैजार्डियस वेस्ट में आ जाएगा। रेडिएशन जो यूरेनियम बात कर रहे थे हम लोग, किस में आ जाएगा, हैजार्डियस वेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। कुछ वर्ड और थोड़ा सा है, बायोमेडिकल सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट जो रहता है आजकल न्यूज में रहता है, पूछा जा सकता है। बायोमेडिकल की बात करें, मेडिकल से आपको पता ही चल रहा होगा, ठीक है, कि चिकित्सा से रिलेटेड है। तो बायोमेडिकल वेस्ट कंप्राइजेज ह्यूमन एंड एनिमल एनाटोमिकल वेस्ट, ट्रीटमेंट अपरेटस एंड लाइक नीडल्स, वही चीज़ आपकी बात की, सुई हो गई, आपकी सिरिंज हो गई, अदर मटेरियल जो आपके हेल्थ केयर में, जैसे आपका ग्लव्स यूज होता है, सर्जिकल ग्लव्स यूज होता है, पीपीई किट यूज होती है, आपका ग्लूकोज वाली बॉटल्स यूज होती है, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो आपका बायोमेडिकल्स में आ जाती हैं, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जो आप लोग नॉर्मली यूज करते हैं घर में, एक बार के बाद उसको फेंक दिया जाता है, दोबारा यूज नहीं आती, आपका सब्जी लाने के लिए यूज करते हैं, सामान लाने के लिए। ई वेस्ट की बात करें, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मतलब होता है जो आपका जरूरी नहीं है, ठीक है, जैसे आपको घर में मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल खराब हो जाता है, उसको फेंक देते हैं, टीवी यूज कर रहे हैं, फेंक देते हैं, ये सब कहाँ जाता है आपका, यही तो कहीं ना कहीं डिस्कार्ड तो होता है, ठीक है, तो ये गार्बेज में जाता है, उसके बाद ये नुकसान करता है। तो ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट्स बीन डिस्कार्डेड, ठीक है। इसका लाइट पोल्यूशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, एक टाइप का नया पोल्यूशन ये आया है और अभी बढ़ता जा रहा है, बहुत नुकसान कर रहा है, इसलिए पूछा जा सकता है। तो लाइट पोल्यूशन इधर, जैसे आपका नॉइज पोल्यूशन बात कर रहे थे, हर इंसान की एक सुनने की क्षमता होती है, उससे ज़्यादा आपको बॉडी को नुकसान करेगी। हर इंसान की लाइट को सहन करने की भी एक क्षमता होती है, अगर उससे ज़्यादा लाइट मिलेगी, जैसे आप लोग, कुछ लोग होते हैं जो आपको लाइट जलाकर सो नहीं पाते, ठीक है, तो लाइट पोल्यूशन टाइप है। लाइट पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एंड आर्टिफिशियल लाइट इन द नाइट इन्वायरमेंट। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड जो होता है, ठीक है, मैन मेड जो लाइटिंग है, आपके स्ट्रीट लाइट्स हो गई या और बहुत सारी लाइट्स जो आजकल यूज हो रही हैं, आर्टिफिशियल लाइट जो आपके इन्वायरमेंट को इफेक्ट करे, वो आपकी लाइट पोल्यूशन हो गई। एक्सेसिव लाइट ऑन द रेटिना कॉज एक्सट्रीम डिस्कम्फर्टेबल। आप लोग क्या चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते रहते हैं हर समय, तो उसका रेटिना जो होता है आइज का, वो खराब होता है, तो वो एक्सेसिव लाइट की वजह से, इसलिए इसको लाइट पोल्यूशन बोला गया। इन ह्यूमन्स इट डिस्टर्ब आपका सर्कैडियन रिदम्स करके एक क्या होता है, हार्मोन्स टाइप आप समझ लीजिए, जो आपको हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर जिसकी वजह से चेंज होता है, तो इसको डिस्टर्ब करता है। ब्लू लाइट, बहुत ज़्यादा ब्लू लाइट में आप रहेंगे ना, तो जो आपके नॉर्मली एलईडी से निकलती हैं वो आपके स्लीप पैटर्न को चेंज कर देती है, क्योंकि हार्मोनल चेंज करेंगी, और जब ये कोई चीज़ हार्मोनल चेंज करती है तो क्या होता है, आपका शरीर को नुकसान करती है। हार्मोन्स अगर डिसबैलेंस हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए इंसान के शरीर में, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसमें एक आपका मेलाटोनिन होता है जो आपका नींद के लिए जरूरी है। मेलाटोनिन डिस्टर्ब हो जाए तो आपको नींद नहीं आएगी। कुछ लोग को बीमारी होती है, नींद नहीं आती, नींद की दवा खाना होता है, तो आपका मेलाटोनिन जो हार्मोन्स होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये आपका नॉर्मली ब्लू लाइट से होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें नाइट्रोजन पॉल्यूशन की, ठीक है। नाइट्रोजन पॉल्यूशन की अगर बात करें तो आपका जो ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं, जो गाड़ियों के इंजन होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है ना, तो उससे क्या होता है, आपका नाइट्रोजन, डिनाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन कंबाइंड टू सिग्निफिकेंस क्वालिटी ऑफ तो नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। और यही नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है, जब ओजोन के पास जाता है ना, आपका स्ट्रेटोस्फीयर का जो ओजोन है उसके पास जाता है, तो क्या कर देता है, NO3 बना देता है, ठीक है, तो उसका ऑक्सीजन यूज करके उसको ओजोन को डिस्टर्ब करता है। तो ये नाइट्रोजन की कमी से होने वाला जो हो गया नाइट्रोजन पॉल्यूशन, नाइट्रोजन की अधिकता से जो चीज़ होती है नाइट्रोजन। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।